माँ ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दे अपने पति से कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। इस घर में या तो मैं रहूँगी या वे लोग। तू एक बार ऐसा कह दे, फिर देखना सबकी अकल कैसे ठिकाने पर आती है। अरे ये भी कोई ज़िंदगी है। इसी तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार मुझे समझा रही थी। मैं चुपचाप उनका मुँह देखने लगी। मेरी आंखों में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोली, तू बेवकूफ़ ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों को पालने चली है। बेमतलब का बोझ सर पर उठाए घूम रही है। माँ का उपदेश अधूरा ही रह गया क्योंकि उसी वक्त अनु ने आकर कहा, नानी माँ, रिक्शा आ गया है। अनु को देखकर माँ का चेहरा कैसा रुख हो गया था, ये अनु से भी छिपा नहीं रहा था। माँ ने गुस्से से उस पर नज़र डाली। उनका वश चलता तो वो अपनी आंखों से ही अनु, वीनू और वीजू को जला डालती। फिर कुछ रुक कर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी माँ। अनु की आवाज़ में मिठास भी माँ नहीं रिझा पाई। माँ चली गई, लेकिन जाते जाते आंखों आंखों में ही मुझे जताती गई कि मैं बेवकूफ़ हूँ। माँ यहाँ पास ही किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी। लौटते हुए 2 दिन के लिए मेरा यहाँ आ गई। माँ पहली बार मेरे घर आई थी। मेरे घर देखकर वो दुखी हो गई। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से मेरे घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ नौकरों की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। इसका कारण यह था कि हमारे नाना जी एक साधारण क्लर्क थे, लेकिन वेतन से 10 गुनी उनके ऊपर की आमदनी थी। पद उनका छोटा जरूर था, लेकिन वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पल बढ़कर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी नाजायज़ नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे बेहद ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। मुझे अब भी याद है कि मैं जब भी मायके जाती, माँ खोद खोद कर मेरे पति की कमाई का हिसाब पूछती। घुमा फिरा कर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुनाकर उसी रास्ते पर चलने का आग्रह करती। लेकिन हम सभी भाई बहनों की नस नस में पिताजी की शिक्षा दीक्षा रच बस गई थी। शादी भी हुई तो मेरे पति मेरे पिता की ही तरह बहुत ईमानदार थे। माँ के इन 2 दिनों के वास ने मेरे खुशहाल घर में एक बड़ा कांटा चुभो दिया। आज भी जब सभी अपने काम पर चले गए हैं तो रह गई है मेरी नन्ही सी बेटी रूही और मेरी माँ की बातों का जाल। रूही को दूध पिलाकर सुला देने के बाद मैं घर में बाकी काम निपटाने लगी। ज़्यादातर काम तो अनु ही निपटा जाती हैं, फिर भी घर के तो कई अनदेखे काम हैं। सब कामों से निपटकर जब मैं अकेली बैठी तो माँ की बातें मुझे बीतने लगीं। मैं सोचने लगी, क्या हमने गलत किया है? क्या मैं अपनी बेटी रूही और बेटे आशीष का हक छीन रही हूँ? क्या उनकी इच्छाओं को मैं पूरा कर पा रही हूँ? मुझे अपने पति पर गुस्सा आने लगा। सचमुच मैं बेवकूफ़ हूँ। कितनी लच्छेदार बातें बनाकर मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठवा दी। मुझे अपनी हालत बहुत ही दयनीय और असहनीय लगने लगी। माँ के आने से पहले भी तो परिस्थितियाँ यही थी। सब बच्चे अनु, वीनू और वीजू हमारे साथ रह रहे थे, लेकिन आज उनका रहना मुझे असहनीय लग रहा था। मन बराबर अतीत में भटकने लगा। 3 साल पहले की घटना मेरे दिल दिमाग पर आज भी स्पष्ट रूप से छाई हुई थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थीं। उसी दिन हमें अपने बड़ी ननंद के यहाँ जाना था, लेकिन वह जाना सुखद नहीं था। उसी दिन बिजली का झटका लगने से जीजा जी और उन्हें बचाते हुए दीदी दोनों ही अपनी जान गंवा बैठे। रह गए थे बिलखते विलाप करते उनके बच्चे अनु, वीनू और वीजू। सब कुछ खत्म हो गया था। आज के युग में हर इंसान अपने आप में ही इतना मस्त है कि दूसरे की जिम्मेदारी का बोझ मन को बेचैन कर देता है। कोई भी रिश्तेदार उन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि दीदी के ससुराल वालों ने भी साफ मना कर दिया था। रात के सोनेपन में मेरे पति ने मुझसे लगभग रोते हुए कहा, आभा, क्या तुम इन बच्चों को संभाल सकोगी? मैं पल भर के लिए उजड़ गई। कितनी जोर तोड़ से तो मैं अपनी गृहस्थी चला रही थी और उस पर इन 3 बच्चों का बोझ। मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। अपना स्वार्थ बराबर मन पर हावी हो जाता। मेरे पति अतीत की गाथाएं गा गा कर मेरे मन में उन बच्चों के प्रति हमदर्दी जगाना चाह रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। इन सब बातों का असर यह हुआ कि आखिरकार तीनों बच्चे हमारे साथ आ गए।
यह देखकर घर बाहर सभी हमारी तारीफ करते, लेकिन मेरा मन अपने स्वार्थ के लिए रह रहकर बेचैन हो जाता। फिर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा हाथ 17 वर्षीय अनु का था। उन लोगों के आने के बाद हम पारिवारिक बजट बना रहे थे। तभी मामी मैं आ जाऊं कहती हुई अनु अंदर आ गई। उस समय मुझे उसका आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। मामी, मेरी ओर देखकर उसने कहा था, आपको बजट बनाते देखकर मैं अंदर चली आई। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आपको बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो? मेरी पति ने कहा। आप रामलाल की छुट्टी कर दीजिए। एक आदमी के खाने में कम से कम 2000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। मेरे विरोध के बावजूद वो नहीं मानी और रामलाल की छुट्टी करती गई। अनु ने न केवल रामलाल का बल्कि मेरे भी काफ़ी काम संभाल लिया था। उसके बाद रूही का जन्म हुआ। रूही के जन्म पर अनु ने मेरी जो सेवा की उसकी मैं कभी कीमत चुका नहीं पाऊंगी। रूही के आने से खर्च का बोझ बढ़ गया। उसी दिन शाम को अनु ने आकर कहा, मामी, मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से वे अभी पढ़ाने की देंगी। बहुत सी लड़कियां वहां जा रही हैं। मैं भी कल से जाऊंगी। हम लोगों ने उसे कितना समझाया पर वो नहीं मानी। अपनी पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से ये मेहनत, लेकिन वो अपने इरादे पर डटी रही। मेरे पति के मन में अनु को इस काम के लिए मना करने का चाहे जो भाव रहा हो, पर मेरे मन में समाज का डर ही ज़्यादा था। दुनिया मुझे क्या कहेगी? बड़ी कोशिशों से अच्छाई का जो मुखौटा मैंने ओढ़ रखा है, वह क्या लोगों की आलोचना सह सकेगा? पर अनु हर महीने अपनी सारी कमाई मेरे हाथ पर रख देती। कितना कहने पर भी एक पैसा तक नहीं लेती। यह देखकर मैं शर्मिंदा हो उठी। वीनू भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करता। मेरे पति ने बहुत मना किया, पर बच्चों का यही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। इसी तरह 3 साल बीत गए। आशीष और रूही दोनों की जिम्मेदारियों से मैं आज़ाद थी। मेरा बेटा आशीष भी अपने बड़े भाई बहन अनु वीजू की राह पर चल रहा था। कक्षा में वो कभी पीछे नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने बराबरी से अनु, वीनू और वीजू का चेहरा घूम जाता। उसके साथ साथ आशीष का भी। क्या इन बच्चों को घर से निकाल दूं? मेरी बाहरी मन कहता, हाँ 3 लोगों का खर्च तो कम होगा, लेकिन अंतर्मन मुझे धिक्कारता। कल अगर हम दोनों ही नहीं रहे तो क्या मेरे बच्चे आशीष और रूही भी इस तरह फालतू हो जाएंगे? यह सोचकर मैं रोने लगी। क्या बात है मामी, आप रो क्यों रही हैं? शाम हो चुकी थी। मैं अनु की ओर देखने लगी। मुझे लगा अनु नहीं, मेरी रूही बड़ी हो गई है और हम दोनों यानी अपने माता पिता के ना रहने पर मेरी माँ की दी हुई मानसिक यातनाएं भोग रही हैं। मात्र 2 दिनों ही में ही माँ ने तीनों बच्चों पर कितना अत्याचार किया। आशीष और रूही को छिपाकर हर चीज़ खिलाना चाहती थी। बार बार बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाती थी। यह सोचकर ही मेरा मन रो पड़ा। मैंने अनु को अपने सीने से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर मुझे आपसे कौन अलग कर रहा है मामी? अनु ने हंसकर कहा। लेकिन इसे जाना तो होगा ही। ये भावुक आवाज़ में मेरे पति का था। पता नहीं कब वे आ गए थे। क्या मैंने अपराधी भाव से पूछा तो वो बोले, अनु की शादी पक्की हो गई है। मेरे एक सीनियर अधिकारी ने अपने बेटे के लिए खुद आज इसका हाथ मांगा है और वे दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हैं। अपनी शादी की बात सुनकर अनु सिर झुकाकर रोने लगी। उसे गले लगाकर मैं भी खुशी से रो पड़ी। अनु की शादी का समाचार सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन साथ ही मन में एक अजीब सा खालीपन था। मैंने अनु का माथा चूमा और कहा, अनु तेरे जाने से घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। अनु मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोली, मामी, यह घर ही तो मेरा असली घर है। मैं यहाँ से अलग कहाँ हो सकती हूँ? आज जो भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ। आप ही ने माता पिता का साया दिया, वरना मम्मी पापा के बिना हम तीनों बच्चों का पता नहीं क्या होता। मेरे पति ने अनु के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, हमें तुझ पर गर्व है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस परिवार के लिए जीती रही है। पर अब तेरी खुशियों की बारी है। इसी बीच वीनू अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मामी चिंता मत कीजिए, मैं अगले साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लूँगा, फिर नौकरी भी मिल जाएगी। तब घर का बोझ मैं संभाल लूँगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर मेरा दिल भर आया। विजू भी पास खड़ा था, सब सुन रहा था। बोला, मामी मैं भी बहुत पढ़ाई करूँगा, डॉक्टर बनूँगा और तब आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। यह सुनकर मेरा बेटा आशीष भी मासूमियत से बोला, मैं भी डॉक्टर बनूँगा और आपको मुझ पर भी बहुत गर्व होगा।
उन बच्चों की मासूम बातों पर हम सबकी आंखें नम हो गईं, पर चेहरे पर मुस्कान खिल गई। आज वनु का भविष्य सुरक्षित था। वीनू अपने पैरों पर खड़ा होने की तैयारी कर रहा था और वीजू सपनों की उड़ान भर रहा था। मेरे दिल पर जो बोझ था आज वो हल्का हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, माँ गलत थी, ये बच्चे बोझ नहीं हैं बल्कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हम इन्हें घर से निकाल देते तो शायद कभी खुद की नज़रों में भी खड़े नहीं हो पाते। सच तो यही है कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और असलियत यह है कि कोई किसी पर बोझ नहीं होता, सब अपने भाग्य का ही पाते हैं। अनु की शादी की तैयारी हो चुकी थी। घर एक बार फिर हंसी खुशी से भर गया था। मेरे मन में अब कोई शक नहीं था बल्कि गर्व था कि हमने किसी का सहारा बनने की हिम्मत की। यही हिम्मत हमारे आने वाले कल को और भी उज्जवल बनाएगी। ये थी कहानी आज की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।